मैं दीपाली कुमारी इस बार 12वीं का एग्ज़ाम दी हूँ और मेरा रिजल्ट आया है। रिजल्ट के आने के बाद मेरे मन में कई सारी अपने करियर को लेके प्रश्न आई है, जिसके बारे में मैं सर को बताई हूँ, रिक्वेस्ट की हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे। तो सर भी मेरे रिक्वेस्ट को मान गए हैं। तो आइए हम सर से आज बात करते हैं। सर 2 बार IAS की तैयारी किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप अपना अनुभव बता दीजिए थोड़ा। देखो, सबसे पहले मैं 2015 में असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया था। 2017 और 18 में IAS का मैंने इंटरव्यू दिया था। मेरा नाम है सुजीत कुमार। मेरा घर बगल में, पुपरी के बगल में शहर, छोटा सा गांव है चैनपुरा, वहाँ पड़ता है। मेरा उद्देश्य पुपरी में कोचिंग डालने का ये है कि जो बच्चे अमूमन इंटर के बाद भटक जाते हैं, अपना कैरियर के संदर्भ में उनका ये रहता है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो मेरा ये मानना था कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ हुए हैं जो मैं मजबूरन यहाँ पे रुक चुका हूँ और मैं अपने आप को इसी फील्ड में समर्पित कर चुका हूँ। सर 12वीं का रिजल्ट आया है, आप इसमें सफल छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया है 12वीं का, उसमें सभी सफल छात्र एवं छात्राओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है कि परसेंटेज को लेके कन्फ्यूजन रहता है। कुछ बच्चे का हाईली एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ इतना परसेंटेज आना चाहिए, नहीं आया। मेरा मानना है ऐसा कि अगर आपको आपका जो एक्सपेक्टेशन था उससे अगर कम नंबर आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के निर्धारण में परसेंटेज मायने नहीं रखता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना है। जो नंबर आया उसको स्वीकार कीजिए और आने वाले फ्यूचर पर काम कीजिए। ठीक है, चलिए। युवाओं के उनके दायित्व से बोर्ड कैसे कराए? देखो, दायित्व जो शब्द है ना, वो बहुत अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इतना आसान नहीं होता है। युवा वर्ग जो होता है, जिसकी जो अवस्था है, अभी जो 12वीं क्लास पास किए हैं बच्चे, उनकी जो अवस्था है वो अवस्था बहुत ही उथल पुथल की अवस्था है। मन में बहुत तरह की बेविचारें चलती रहती हैं, विभिन्न प्रकार की विचारें मन को चारों तरफ से घर करती रहती है। इसके लिए जो शुरुआत है, जो आपने कहा कि दायित्व का बोध कैसे कराएं, ये 2 दिन में नहीं होगा, है ना। ये एक लंबी अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले पेरेंट को अपनी भूमिका निभानी होती है। जो घर के पेरेंट होते हैं वो पहला शिक्षक होते हैं और पहली शिक्षक ये तय करता है कि उसका इमारत यानी कि उस बच्चे का जो भविष्य है वो कैसा होगा। जिस दिन पेरेंट इस भूमिका में आने के बाद बच्चों को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उस दिन बच्चों के अंदर क्षमता का विकास होने लगता है और क्षमता का विकास ही दायित्व के बोध का मार्ग प्रशस्त करता है। दायित्व के बोध के कराने में जो और भी अन्य भूमिका होती है, सामाजिक एक्टिविटी को शामिल करना। बच्चों को समाज में, है ना, घुल मिल के रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। आजकल दुख की बात है कि बच्चे जो है, पेरेंट बच्चों को एक दूसरे के घर जाने से रोक देता है, एक दूसरे के दरवाजे पे जाने से रोक देता है, और तब वो उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा बहुत ही दायित्ववान हो, बहुत समझदार हो। कैसे समझदार होगा? जब तक वो समाज में नहीं जाएगा, सही और गलत का बोध उसको नहीं होगा, तब तक उसको कैसे दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाता है ये पता चलेगा। इसके लिए तो जरूरी है ना कि उसको उसी हिसाब से, उसी सांचे में बचपन से ढाला जाए। एटलीस्ट कम से कम 18 वर्ष की उम्र तक तो जरूर ढाला जाना चाहिए, ताकि दायित्व का बोध उसको हो सके। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी चिंता रहती है। इस संबंध में बच्चे कैसे विषयों का चुनाव करें? देखिए, अक्सर ये होता है कि हर इंसान की
या हर जो बच्चा है बेसिकली 10th के बाद, जो ज़्यादा सीरियस बच्चा होता है 10th के बाद अपना कैरियर को फिक्स कर लेता है कि मुझे यहाँ जाना है। जैसे हम लोग की बात है, तो मैं जब सिविल सर्विसेज का तैयारी करने का सोचा था तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, है ना। तो मुझे ग्रेजुएशन में क्या लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट का क्या महत्व है, ये बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। हम 10th किए, 10th के बाद इंटरमीडिएट में गए, इंटरमीडिएट किए कॉमर्स से, ऑनर्स किए अकाउंट ऑनर्स, इसके बाद हमने एमए किया हिस्ट्री से। बेमेल है, पूरा बेमेल है। अगर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था, मुझे चूंकि जाना, देखिए एक्चुअली क्या है, 10th तक 12th तक मेरे दिमाग में ये था कि मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ। अगर उस समय में मुझे कोई बता देता कि हाँ अधिकारी बनने के लिए ये प्रोसेस है ना, रास्ता दिखा देता, तो शायद मैं कहीं और होता। खैर एनीवे, मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन में बच्चा 3 फील्ड है बेसिकली जहाँ जाना चाहता है, एक साइंस, मैथ और आर्ट्स। साइंस में जाने वाले बच्चे जो है ऑनर्स साइंस किया इंटरमीडिएट से, मतलब इंटरमीडिएट जो है साइंस किया, इसके बाद कॉमर्स, इसके बाद आर्ट्स से। जो आर्ट्स लेने वाला बच्चा है ना, उसको सबसे ज़्यादा दीनहीन समझा जाता है समाज में। कहता क्या पढ़ रहे हो, तो आर्ट्स, अरे यार आर्ट्स से क्या होता है ना। तो ये सबसे बड़ा समाज का भूल है। पहली बात समझ लीजिए, आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, अगर आपको भारत का टॉप लेवल का जॉब चाहिए जिसको सिविल सर्विसेज कहते हैं, तो आपको आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक, है ना, अर्थशास्त्र, देश दुनिया के संबंधों से, उसकी खबरों से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अपने आप को इस फील्ड में देखना चाहता है ना, मतलब सिविल सर्विसेज में देखना चाहता है, तो मेरा सलाह उसको होगा कि इंटरमीडिएट के बाद वो आर्ट्स विषय का चुनाव ऑनर्स के लिए करे। ठीक है। अगर वो साइंस का चुनाव करता है, जैसे किया है साइंस का चुनाव इंटरमीडिएट में, तो या तो वो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने, या तो कोई रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में जाएगा, तो उसके लिए मुबारक हो, जाना चाहिए। अगर कोई बिजनेस माइंडेड बच्चा है तो कॉमर्स लिया हुआ है, तो कॉमर्स के सेक्टर में अपना कैरियर आजमा सकता है, सीए वगैरह का तैयारी भी फ्यूचर में कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरा मानना है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में बच्चों के अंदर एक ललक होती है, एक धाकड़ जॉब का, है ना, जो पावरफुल हो, तो उसके लिए आर्ट्स का विषय बहुत बेहतरीन है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में कॉमर्स, साइंस के फील्ड में इतना आगे बढ़ पाना उसके लिए मुश्किल लगता है, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सर, क्या अपना लक्ष्य 12वीं के बाद ही तय कर लेना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, 12वीं के बाद लक्ष्य तय करना अनिवार्य है। अगर आप 10वीं में लक्ष्य तय कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, नहीं तो 12वीं में तो आपको नेसेसरी अपना फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा फ्यूचर, मैं आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। आप एक अधिकारी के रूप में किसी गाड़ी में चलते हुए बॉडीगार्ड के बीच में देखना चाहते हैं, रुतबा में देखना चाहते हैं सॉरी, या फिर किसी बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन की तरफ उन्मुख होना चाहते हैं, या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं कि हाँ आपका 10 साल बाद आपका नाम हो इसरो में, या फिर साइंस के क्षेत्र में, या फिर डॉक्टरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो एक अच्छा नाम हो, ये तय आपको इंटरमीडिएट में करना चाहिए। इंटरमीडिएट में जाने के दौरान करना चाहिए, और तब उसको सेंटर बना के उस विषय के साथ साथ तैयारी करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक की होती है। दुख की बात है, मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के शिक्षकों में सबसे बड़ा कुछ ये डिमेरिट मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों का विजन क्लियर नहीं कर पाते हैं, है ना। ये शिक्षक की यहाँ भूमिका होती है। बच्चे, इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो लापरवाही के दौर से ज़्यादा रहते हैं, उनको रास्ते, टीचर का काम क्या है
ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना, है ना, मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलना। जब टीचर को मालूम होगा कि मानव संसाधन क्या होता है, तभी तो वो मानव पूंजी में बदलने के लिए प्रेरित करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। तो मेरा मानना है कि 12वीं के बाद निश्चित रूप से अपने कैरियर का चुनाव कर लेना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और उसी को ध्यान में रख के ग्रेजुएशन की विषय चुननी चाहिए और उसके हिसाब से तैयारी चालू कर देना चाहिए, ताकि समय होते हुए अपनी कैरियर को हम स्थायित्व प्रदान कर सकें। सर, कौन सी फील्ड है जो आज के समय में युवाओं के लिए आकर्षक है, जिसमें अपना कैरियर बना सके? देखिए, आज के डेट में फील्ड की कमी नहीं है, मतलब सेक्टर की कमी नहीं है। डिपेंड करता है कि युवाओं की सोच कैसी है। अगर कोई टेक्निकल अप्रोच का बंदा है तो आज के डेट में भारत सरकार की योजना हो या फिर ग्लोबल लेवल पे अगर अप्रोच देखा जाए तो सबसे बेहतर आपको आईटी सेक्टर नज़र आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सेक्टर नज़र आएगा। सरकार ने डिजिटल क्रांति के रूप में जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है, या ई गवर्नेंस के रूप में जो सरकारी व्यवस्था तंत्र को आगे बढ़ाया है, उसमें बेहतर विकल्प है। अगर कोई बच्चा बिजनेस मॉडल में अपना स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए सीए वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर है, उधर काम कर सकता है। अगर कोई बच्चा साइंस में डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहता है तो नीट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम दे सकता है। इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या फिर उधर अपना कैरियर आजमा सकता है। इन सब के अलावा अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज के फील्ड में अपना कैरियर आजमाना चाहता है तो उसे बहुत बखूबी तरीके से, क्योंकि सिविल सेवा जो है, देखो दुनिया में जो है ना, शक्ति की पूजा होती है। शक्ति मतलब पावर। पावर का मतलब ये नहीं होता है कि आप धांधली करिए, किसी के खिलाफ उसका मिसयूज कीजिए। पावर का मतलब होता है शिक्षा का पावर। शिक्षा का पावर ये तय करेगा कि आपकी ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, है ना। शिक्षा का पावर ऐसा होना चाहिए कि समाज के लिए आप कुछ कर सके, है ना। तो उस हिसाब से अपने फील्ड को चुनिए। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का चुनाव उसी हिसाब से कीजिए, ताकि सिविल सर्विसेज में लगभग 40-50% तैयारी आपका हो जाए और परेशानी न हो, ठीक है। और बिहार में सिविल सर्विस को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है, क्या 12वीं के बाद उधर जाना ठीक रहेगा? देखिए, ये बात सत्य है कि एक ज़माना था कि बिहार में सबसे ज़्यादा सिविल सेवक हुआ करते थे। जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे भारत में, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, अगर किसी एक स्टेट का काउंट कीजिएगा तो बिहार था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ग्राफ गिरा है। इसके पीछे रीज़न है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, या यूँ कहे कि स्टूडेंट का जो शिक्षा के प्रति लगाव है, वो गहरी नहीं है। वो गगरी का आधा जल के बराबर है, जो छलकता ज़्यादा है ना, और जल आधा ही है। भरी हुई गगरी जो होती है वो छलकता कम है, यानी अधजल गगरी छलकत जात। यहाँ पर बच्चों में सीरियसनेस का अभाव दिख रहा है। हाँ, जो ऐसा बच्चा है जो सीरियस है लाइफ के प्रति, वो जरूर सफल होता जा रहा है। सिविल सर्विसेज को लेकर क्रेज है, सो उसका रीज़न है बिहार पिछड़ा राज्य है। पिछड़े राज्य में सबसे ज़्यादा अभाव होता है, और मेरा मानना है अभाव में स्वभाव का विकास होता है। जो भी कुछ नेचुरल रिसोर्स था बिहार के पास, वो भी 2000 ईस्वी में झारखंड के अलग होने के बाद वो भी चला गया, ठीक है। तो जो अभाव है शिक्षा का, आर्थिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, वो सब चीज़ें मिलकर जो है युवाओं को सिविल सर्विसेज में अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है, और होना भी चाहिए। समाज का उत्थान शिक्षा से ही तो होगा, और अच्छे पद पे जाइएगा आप, तो अच्छे पद पे जाने के बाद समाज के विकास के बारे में सोचिए। जो कष्ट आपने काटा है, आपका प्रयास होना चाहिए कि वो कष्ट आने वाले युवाओं को न मिले। आपके माध्यम से अगर उनको सुविधा मुहैया कराइएगा तो समाज, अतः डेमोक्रेसी का अंतिम लक्ष्य क्या है? जनता का कल्याण करना। सरकार हम क्यों चुनते हैं? जनता के सहयोग के लिए, जनता का विकास करने के लिए, या जनता को अवसर प्रदान करने के लिए। तो इस हिसाब से सिविल सेवक के तरफ जाना बिहार के बच्चों में स्वाभाविक प्रक्रिया है, चूँकि यहाँ अभाव है।
और अपने आप को वो एक स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहते हैं, सिक्योर लाइफ जानना चाहते हैं। इसलिए पीसीएस एग्जाम स्टेट सिविल सर्विस के क्षेत्र में युवा कैसे तैयारी करें? पीसीएस तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है उसका सबसे बेहतर तरीका मैंने अभी बताया आपको कि इंटरमीडिएट के बाद आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी पुस्तक को फोकस कीजिए। न केवल एनसीईआरटी पुस्तक फोकस कीजिए बल्कि उसमें जो एनसीईआरटी किताब को देखोगे ना तो एनसीईआरटी किताब के साइड में बॉक्स बना बना के कुछ कुछ चीज़ें दी रहती हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। उसको पढ़िए, उसको सोचिए। एनसीईआरटी किताब जो होता है ना हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी सोचन शक्ति जो है उसका डेवलपमेंट करती है। तो ये ज़रूरी होता है कि एनसीईआरटी किताब को फोकस करिए। दूसरी बात, संभव हो तो नोट्स बनाइए, है ना, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए। जिस भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक जो है खरीदिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। जो आप तैयारी कर रहे हो, जो क्वेश्चन वो पूछता है, उस दोनों के बीच में क्या मेल खा रहा है। अगर मेल खा रहा है तो मतलब साफ है कि आपका तैयारी का डायरेक्शन अच्छा है, और नहीं तो फिर आपको डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है ना। इसलिए ज़रूरी है कि अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर, डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन नहीं होगा तो फिर आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं तैयारी करता था, जब हम 2014 में गए तैयारी करने, हम लोग को पता नहीं था। मैंने बताया ना, ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी मिला। ये यूँ कहे कि फाइनल ईयर में था मैं, तब मुझे ग्रेजुएशन के दौरान सिविल सर्विसेज के बारे में जानने का मौका मिला पेपर के माध्यम से। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जिस लेवल को प्राप्त करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे सिविल सर्विसेज का तैयारी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद दिल्ली चले गए। वहाँ पे 6 महीना मुझे जानने में लगा कि क्या पढ़ना है, कैसे। अच्छा, कोचिंग को देखोगे वहाँ तो एकदम मतलब क्या बोला जाए उसको, बाजार की तरह छना हुआ है। नया बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ पढ़े, किसके यहाँ पढ़े, है ना। इन सारा कंफ्यूजन में बच्चे के पास एक ही विकल्प आता है कि वो क्या करे। फिर सर पे हाथ रख के बैठता है, कोई कोचिंग पकड़ता है, अपना तैयारी करता है। अंत में उसको समझ में आता है कि तैयारी अपने खुद के करने से होगा, सेल्फ स्टडी से होगा। तो मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। मैं अपना कोचिंग पुपरी में डाला हूँ सिविल सर्विसेज का, बीपीएससी का जो तैयारी मैं करवाता हूँ उसका पीछा उद्देश्य यही है कि जो बच्चा बाहर जाना चाहता है, अगर उसको वो चीज़ें मेरे यहाँ मिल जाएगा, यानी स्थानीय लेवल पे मिल जाएगा, तो बाहर क्यों जाएगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात कि सबकी एबिलिटी नहीं है कि बाहर जाके पढ़े। आर्थिक रूप से सब आदमी सशक्त नहीं है। अब मान के चलो कि गार्जियन एक झोंक कोचिंग कराने के लिए अपना ज़मीन वगैरह सोना चांदी बेच भी के भेज दे, फिर वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है ना। तो इसलिए बच्चों को सर्वाइवल कंडीशन में अपने छोटे से इलाके में अगर इस तरफ जाने के लिए अवसर मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और उस बच्चे के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। मौका तो देना पड़ेगा, तभी समझ पाइएगा कि हाँ आप क्या है, नहीं है, कैसे चलना है ना। इसी को देखकर मैं यहाँ पे अपना कोचिंग डाला हूँ और मेरा उद्देश्य है कि जो कष्ट मैंने सहा है विदाउट गाइडेंस, है ना, वो कष्ट आने वाले हमारे संपर्क में कम से कम जो बच्चा आता है उसको तो ना मिले। गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण ने अर्जुन को सफल किया, यानी अर्जुन अगर सफल हुआ तो किसके बदौलत? सारथी के बदौलत, गाइडेंस के बदौलत। कृष्ण अर्जुन के पग पग पर सारथी की भूमिका में थे, जो हमेशा साथ देता है। गाइडर क्या करता है? हमेशा साथ देता है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है ना। वो थोड़ी पहुंचाता है, चलना आपको पड़ेगा। वो बताएगा कि हाँ ऐसे चलना है, इसकी नीड ये है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उस अनुभव का लाभ मेरे यहाँ पे छोटे से इलाके में, जो हमारा पुपरी जो है काफ़ी इंस्पिरेशनल इलाका है, काफ़ी लोगों के पास उत्साह है यहाँ,
कुछ करने का, लेकिन मैं देखता हूं कि वहां पे अभाव अगर एक चीज का है, वो अभाव है गाइडेंस का। गाइडेंस नहीं है यहाँ पे, तो गाइडेंस देने का मैं प्रयास करता हूं कि सही रास्ता, सही सफल जगह पे आप पहुंचने के लिए जरूरी है, तो वो गाइडेंस मेरा प्रयास है कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊं आप सबको। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।